नई दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक। सीएम धामी ने उत्तराखंड के विकास मुद्दे रखे। विकसित भारत 2047 के प्लान पर सबसे बड़ा फोकस। दो दिवसीय दौरे पर 12 और 13 जून को देहरादून पहुंचेंगी राष्ट्रपति। आईएमए परेड में होंगी मुख्य अतिथि। राष्ट्रपति के देहरादून आगमन पर यातायात प्लान जारी। एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर पूरे जनपद में वृहद स्तर पर चल रहा सत्यापन चेकिंग अभियान। वाहनों की लगातार सघन चेकिंग, रखी जा रही पैनी नजर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देवभूमि और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां नई दिल्ली में आज अहम बैठक हुई है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने सहभागिता की। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री एवं नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य, सहकारी संघवाद को मजबूत करने और राज्यों के समग्र विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड से संबंधित विकास, आधारभूत संरचना, पर्यटन, निवेश, रोजगार सृजन और जन कल्याण के मुद्दों को प्रमुखता से रखा। और वहीं देहरादून से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 15 नवंबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का लक्ष्य भी तय किया गया है। उन्होंने आपदा और स्वास्थ्य प्रबंधन पर विशेष फोकस करते हुए विभागों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में मशीनरी की अग्रिम तैनाती और वैकल्पिक मार्ग तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए हेली एम्बुलेंस सुविधा और मौसम अलर्ट गांव-गांव तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया है। ब्रिक्स में आपदा प्रबंधन मॉडल की सराहना भी मिली है। और वहीं देहरादून के आईएमए में 13 जून को आयोजित होने वाली पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति के भ्रमण और प्रवास कार्यक्रम को देखते हुए देहरादून की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रहेगी। राष्ट्रपति के भ्रमण और कार्यक्रम समेत प्रवास के दौरान पूरे क्षेत्र को नो ड्रोन जोन में तब्दील कर दिया गया है। इस अवधि में कार्यक्रम स्थल और आसपास के हवाई क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निजी या व्यावसायिक ड्रोन के संचालक पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही 12 जून को जनपद क्षेत्र के अंतर्गत वीवीआईपी भ्रमण कार्यक्रम के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। और देखिए, वहीं तृणमूल कांग्रेस में संभावित बंटवारे की अटकलों के बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बड़ा संवैधानिक सवाल उठाया है। हरीश रावत का यह कहना है कि दल बदल विरोधी कानून और संविधान पीठ के फैसले के अनुसार 2/3 विधायकों के अलग होने पर उन्हें किसी दूसरी मौजूदा पार्टी में विलय करना होगा। उन्होंने सवाल किया कि जब न महाराष्ट्र और न ही बंगाल में ऐसा हुआ तो अलग गुट को मान्यता देना कितना संवैधानिक है। रावत ने पूछा कि क्या स्पीकर या चुनाव आयोग को संविधान पीठ के फैसले से अलग जाकर निर्णय लेने का अधिकार है। उन्होंने इसे गंभीर संवैधानिक मुद्दा भी बताया है। संविधान पीठ का निर्णय बिल्कुल साफ है और आर्टिकल 10 भी जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो साफ तौर पर कहता है इस बात को कि 2/3 सदस्य एक किसी एग्जिस्टिंग पार्टी के यदि अलग हटते हैं तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि वो दूसरी किसी एग्जिस्टिंग पार्टी में सम्मिलित हों।
और वहीं देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में व्यापक चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस बाहरी राज्यों और सीमावर्ती जिलों में आने वाले वाहनों की सघन जांच कर रही है। यात्रियों से पूछताछ कर आवश्यक जानकारी भी जुटा रही है। साथ ही इसके अलग अलग पुलिस टीमें जनपद में रह रहे और कार्यरत बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन भी कर रही है। होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं की भी लगातार जांच की जा रही है, जहां ठहरे लोगों के सत्यापन और पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने अभियान को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दृष्टिगत सचिवालय में सभी जनपदों जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की है। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गणना फॉर्म वितरण में देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर की धीमी प्रगति को लेकर नाराजगी जाहिर की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मुख्य रूप से इन तीनों जनपदों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सबसे अधिक गणना फॉर्म वितरित कर चुके शीर्ष 3 जनपदों चंपावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की सराहना भी की है। और वहीं देखिए, देहरादून में विकास प्राधिकरण यानी कि एमडीडीए ने अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान तेज करते हुए बुधवार को जेएमएस रोड और शिमला रोड क्षेत्र में 2 निर्माणाधीन भवनों को सील कर दिया है। जांच में निर्माण कार्यों में गंभीर अनियमितताएं और मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र या फिर निर्धारित नियमों के विपरीत किए जा रहे निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एमडीडीए ने चेतावनी दी है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ सीलिंग, ध्वस्तीकरण समेत सभी वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर धार्मिक आस्था और श्रद्धा का विशेष संगम देखने को मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के साथ प्रदेश भर के प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार का आयोजन किया गया। 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित उत्तरकाशी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्य शक्तिपीठों में यह आयोजन श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, सशक्त नेतृत्व और देश की निरंतर प्रगति के लिए विशेष अनुष्ठान भी किए गए। मंदिरों में वेद मंत्रों की गूंज और धार्मिक अनुष्ठानों ने पूरे प्रदेश को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। श्रद्धालुओं और पुजारियों ने एक स्वर में राष्ट्र की उन्नति और समृद्धि की कामना की है। और वहीं उत्तराखंड के 8 जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बता दें, इनमें देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, टिहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ और बागेश्वर भी शामिल है। देहरादून में सुबह 7:30 बजे अचानक से मौसम ने करवट ली और शहर में अंधेरा छा गया और तेज बारिश होने लगी। और वहीं देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को राष्ट्रीय और राज्य महत्व की परियोजनाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरण मामलों का आपसी समन्वय से शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी ने विकास कार्यों के दौरान वन संपदा को न्यूनतम क्षति पहुंचाने और प्रतिपूरक वनीकरण हेतु भूमि का समयबद्ध चिन्हीकरण करने पर जोर दिया है। बैठक में बताया गया है कि आशा रोड़ी झाझरा मसूरी हाईवे परियोजना के लिए लगभग 110 हेक्टेयर सीए भूमि की आवश्यकता है, जबकि लोनीवी की 14 परियोजनाओं के लिए 68 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की जानी है। देहरादून के निर्देशन में थाला सेलाकुई पुलिस द्वारा गुमशुदा मोबाइल फोनों की बरामदगी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस टीम ने भारत सरकार के संचार सारथी CEIR पोर्टल की सहायता से लगभग 3 लाख रुपए मूल्य के 16 मोबाइल बरामद किए हैं। बरामद किए गए मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। अपने खोए हुए मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने उत्तराखंड पुलिस की कार्यशैली की सराहना करते हुए दून पुलिस का आभार व्यक्त किया है।
और देखिए वहीं चमोली जिले के मूसापानी क्षेत्र में बुधवार को एक ट्रक दुर्घटना में 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा व्यक्ति सुरक्षित बच गया है। गास्तोली से खराब थार वाहन को ट्रक के जरिए बद्रीनाथ लाया जा रहा था, तभी मूसापानी के पास ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, पुलिस, भारतीय सेना और आईटीबीपी की टीमों ने संयुक्त बचाव अभियान चलाया। गंभीर रूप से घायल को मुजफ्फरनगर का रहने वाला था, उसे अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। वहीं आपको बता दें, जितेंद्र निवासी मथुरा सुरक्षित है। प्रशासन हादसे के कारणों की जांच कर रहा है। और वहीं देहरादून में अवैध हथियारों और फर्जी शस्त्र लाइसेंस के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसटीएफ और काशीपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कटुरा ताल क्षेत्र में भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। गोपनीय सूचना पर स्विफ्ट कार की तलाशी में एक पंप एक्शन गन, एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 2 मैगजीन, एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, 237 जिंदा कारतूस और फर्जी शस्त्र लाइसेंस भी बरामद हुए हैं। मामले में गौरव अग्रवाल और दीप्ति अग्रवाल के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि बाहरी राज्यों से फर्जी लाइसेंस बनवाकर उन्हें उत्तराखंड में ट्रांसफर कराने वाले गिरोह एसटीएफ के रडार पर हैं। इस मामले में अब तक 3 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और 5 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। उत्तराखंड में एक सत्यापन अभियान एसटीएफ द्वारा चलाया जा रहा था। इसमें पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे कि बाहरी राज्यों से बहुत सारे शस्त्र धारकों का सत्यापन किया जाए जो उत्तराखंड में आकर यहाँ पर शस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, और ऐसे कोई फर्जीवाड़े अगर चल रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाए। इसको देखते हुए गढ़वाल और कुमाऊं एसटीएफ में 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी और इस टीमों के द्वारा बृहद रूप से सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा था और जो भी गोपनीय इनपुट प्राप्त हो रहे थे उसके आधार पर टीमें काम कर रही थी। और इसमें सफलता कल काशीपुर क्षेत्र में भी एक इनपुट के आधार पर एक स्विफ्ट गाड़ी में भारी मात्रा में हथियार होने की सूचना प्राप्त होने पर संयुक्त टीम उधम सिंह नगर पुलिस और एसटीएफ कुमाऊं द्वारा जो है गाड़ी की तलाशी ली गई और उसमें से 4 वेपन मिले, जो सेमी ऑटोमेटिक बंदूक थी और एक राइफल है सेमी ऑटोमेटिक, एक रिवॉल्वर और एक पिस्टल मिले और 237 कारतूस बरामद हुए। और वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक माल रोड पर स्थित चुबीज किचन के सामने नैनी झील में एक अज्ञात व्यक्ति का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। झील में शव दिखने की खबर फैलते ही आसपास मौजूद लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस की सहायता से शव को झील से बाहर निकाला। शव के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे उसकी शिनाख्त की जा सके। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड पुलिस के ऑपरेशन प्रहार अभियान के तहत देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में लूट और हत्या के मामले में फरार 25,000 रुपए के नामी अपराधी मोहम्मद नसीम अख्तर को ऋषिकेश पुलिस और एसओजी देहात की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध 12 बोर का देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन, पहचान पत्र और नकदी भी बरामद की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत ये कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार बिहार पुलिस ने देहरादून एसएसपी ऑफिस को सूचना दी थी कि सीतामढ़ी का फरार इनामी अपराधी मोहम्मद नसीम अख्तर अपने भाई वसीम की पैरवी और सहायता के लिए ऋषिकेश पहुंचा हुआ है। वसीम कुछ समय पूर्व ऋषिकेश में हुई फायरिंग की एक घटना में गिरफ्तार भी किया गया था। और वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम निवासी 40 वर्षीय आशीष जैन का शव गंगा नदी से बरामद कर लिया गया है। बता दें 6 जून 2026 की शाम कोड़ियाला क्षेत्र में रिवेरा रेस्टो के पास उनके डूबने की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने तत्काल सर्च अभियान शुरू किया। लगातार चले तलाशी अभियान के बाद टीमों ने शव को नदी से बाहर निकाला। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और वहीं देहरादून स्थित आईटी पार्क में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बिल्डिंग में मॉनसून पूर्व तैयारियों को लेकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान संभावित आपात स्थितियों से निपटने, राहत एवं बचाव कार्यों को तेज और प्रभावी बनाने को लेकर चर्चा भी की गई है। कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन से जुड़े कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल रहे।
और वहीं उत्तराखंड में मिलावटखोरी पर लगाम कसने के लिए एफडीए भवन में नई हाईटेक खाद्य जांच प्रयोगशाला शुरू की गई है। इस लैब की क्षमता 5000 सैंपल प्रतिवर्ष है। इससे पहले रुद्रपुर में 2500 सैंपल क्षमता की लैब संचालित थी। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने इस आधुनिक लैब का विधिवत उद्घाटन किया है। अधिकारियों के अनुसार अब गढ़वाल मंडल से खाद्य नमूने रुद्रपुर भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ड्रग कंट्रोलर ताजवर सिंह ड्रगी ने यह कहा कि इससे जांच प्रक्रिया तेज होगी और मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई संभव होगी। नई व्यवस्था से खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और निगरानी भी प्रभावित बनेगी। डे था जिसमें पर ईयर 4 लाख से अधिक लोग मरते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो फूड सेफ्टी की वजह से, कुपोषण की वजह से, और उसकी जांच प्रॉपर नहीं होती इसकी वजह से। तो हमारे यहाँ ऐसी लैब बन गई है जो हाईटेक लैब है, जिसमें पेस्टिसाइड चेक होंगे, कार्सिनोजन चेक होंगे, कलर जो ज्यादा आप देखते हो मिलावटी उसमें रहता है, कलर भी कार्सिनोजन होता है, सबकी टेस्टिंग यहाँ पर होगी। और इसकी कैपेसिटी 5000 की, जो पहले की 2500 कैपेसिटी थी, आज 5000 कैपेसिटी की लैब बनी हुई है। तो ये मानवता के लिए बहुत अच्छी चीज है। और अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान ने जिले में रफ्तार पकड़ ली है। 1882 मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित और एकत्र भी कर रहे हैं। यह अभियान 7 जुलाई 2026 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध बनाना है। दूसरे दिन तक 1,33,113 गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है। दूरस्थ क्षेत्रों में भी अभियान जारी है और अनुपस्थित घरों पर सूचना स्टिकर भी लगाए जा रहे हैं। और वहीं मानसून से पहले जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जलभराव की समस्या को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें, उन्होंने ये कहा है कि संवेदनशील स्थलों पर त्वरित समाधान के साथ स्थायी कार्य योजना तैयार की जाए ताकि जनता को परेशानी ना हो। बैठक में देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी और विकास नगर में 61 जलभराव पॉइंट भी चिन्हित किए गए हैं। आईटी पार्क और रिस्पना क्षेत्र में तत्काल कार्य शुरू करने के भी आदेश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने नदी नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें, आईटी पार्क व रिस्पना क्षेत्र में भी तत्काल कार्रवाई की बात कही गई है। मॉनसून की तैयारियों को लेकर ये बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण जो स्थान है उसे चिन्हित किए गए, क्योंकि जलभराव की कई जगहों पर स्थिति पनप जाती है। उसके मद्देनजर ये बैठक हुई है और बैठक में जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश भी दिए हैं। 61 संवेदनशील स्थलों पर त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया है। और इसी के साथ देवभूमि से जुड़े इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर, और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।